प्रश्न कह रहा है एक अल्टरनेटर की यांत्रिक शक्ति को आप बढ़ा देते हैं, यानी कह रहा है कि आप मैकेनिकल पावर जो अल्टरनेटर को इनपुट के रूप में दे रहे हैं उसको आपने बढ़ा दिया। ठीक है, एक्साइटेशन को हमने क्या किया है, जो डीसी एक्साइटेशन आप दे रहे हैं उसको हमने कांस्टेंट रखा है, उसमें हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं, एज इट इज मेंटेन है। क्या इससे फायदा होगा साहब? आप जानते हैं मेरी अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी लेती है और हमें क्या देती है साहब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में देती है। जितना ज्यादा स्पीड हमारा साहब जी फ्लक्स का होगा उतनी ज्यादा वह चुंबकीय क्षेत्र को कट, नेचुरल सी बात है, जितना रोटर रोटेट करेगा उतना ज्यादा मेरे आर्मेचर को कट करेगा, और मैक्सिमम कट आर्मेचर होगी तो नेचुरली मेरी ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी मेरा जो ईएमएफ यहां पर उत्पन्न होता है ओमेगा एस का क्या होता है, समानुपाती होता है। जो रियल पावर हमें प्राप्त होगी उसके मान में क्या हो जाएगी साहब, वास्तविक शक्ति के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है लाइन टू लाइन फॉल्ट पाई जाती है, अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट करंट किस बात पर निर्भर करेगी? ISC बराबर होता है V/XC। आप क्या देख रहे हैं, मेरी जो साहब सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, XC यहां लिखना उचित नहीं, इसको XS लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखिए, XS। XS से क्या होता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। क्या होता है साथियों, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो किस पर निर्भर कर रहा है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर। जब आपकी शॉर्ट सर्किट की करंट की बात अगर करें तो वह किसके द्वारा लिमिट हो रहा है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस के द्वारा लिमिट हो रहा है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस का मान मिनिमम हो जाएगा, मेरी ISC का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहां से स्पष्ट आपको पता चला यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है साहब, XS की है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा साहब, जवाब दीजिए, बी नंबर। कौन सा उत्तर हो जाएगा, बी नंबर है। ठीक है, आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्तक को समान रूप से डैश पर शक्ति उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब, गौर कीजिएगा। हमारी जो अल्टरनेटर है यह किस पर शक्ति का उत्पादन करती है, आपको ध्यान दीजिएगा। पार्टिकुलर, यहां थोड़ा सा इन्होंने टाइपिंग में एरर हो गया है, यहां क्या हो जाएगी साहब, आवृत्ति। पार्टिकुलर वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज, पार्टिकुलर वोल्टेज। तो पार्टिकुलर वोल्टेज जब किया है तो यहां क्या देना चाहिए, विशिष्ट वोल्टेज। क्या देना चाहिए हिंदी में, विशिष्ट वोल्टेज। तो आप जरा दिमाग लगाइए साहब, प्रश्न बहुत अच्छा है। अल्टरनेटर समान रूप से शक्ति का उत्पादन करता है, किस पर करता है साहब जी, ध्यान दे देंगे आप लोग। यह जो है अल्टरनेटर, वह जो साहब जी आपका शक्ति का उत्पादन करता है तो इसकी आवृत्ति हमेशा के लिए क्या होती है, नियत रहती है। आप जानते हैं 120 F/P मेरे सिंक्रोनस की गति होती है, और इस F का मान भारत में 50 हर्ट्ज +-3% होता है। USA में जाइए तो वहां पर 60 हर्ट्ज होता है, और इसी के हिसाब से आप सिलिंड्रिकल रोटर का क्या करते हैं, चयन करते हैं, या आप अपनी आवश्यकता अनुसार हाइडल प्लांट है तो वहां पर आप साइलियन पोल का चयन करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए आवश्यक क्या है, मेरी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। और वह आवृत्ति आपकी कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी है, जिसका मान है भारत के लिए 50 हर्ट्ज +-3%। आप लोग हिंदी में सुधार कर लीजिएगा, अंग्रेजी ठीक है, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हिंदी हो जाएगा विशिष्ट आवृत्ति। विशिष्ट मतलब खास, स्पेशल। आइए साहब जी अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा भार में परिवर्तन के साथ अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो जरा सा देख लीजिएगा, पावर का मान होता है 3 × E0 V/XS, यहां होता है साइन डेल। ये साइन डेल को हम क्या कहते हैं, भार कोण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, भार कोण के नाम से जानते हैं। टॉर्क एंगल के रूप में भी हम इसको स्वीकार करते हैं, जैसी परिस्थिति है वैसा करते हैं। इसी का मान किसके बराबर होता है, 3VI cos φ के बराबर होता है। यही पावर आपको किससे मिलती है, अल्टरनेटर से मिलती है। अब आप यहां मुझे आराम से जवाब दे
सकते हैं किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है मेरे साहब जी, लोड पर डिपेंड कर रहा है, मेरी करेंट पर डिपेंड कर रहा है, मेरे पावर फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो विद्वानों, पावर फैक्टर हो गया, करंट हो गई और लोड भी हो गया, आंसर कौन सा ले जाइएगा? ए नंबर इन तीनों पर निर्भर करती है। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आइए सरकार, अब ध्यान दीजिएगा, उच्च चाल वाले अल्टरनेटर में निम्न में से किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? जैसे ही बात हो गई हाई स्पीड, मधुबनी वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बात क्या हो गई? हाई स्पीड, ध्यान रखिएगा साहब। अब इसमें गौर ये करना है कि हाई स्पीड के लिए मेरा पोल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। पोल जब कम होगा तो मेरा स्पेस भी, गोलाई भी क्या होगी? कम होगी। साहब जी मेरी गोलाई भी क्या होगी? कम होगी। गोलाई कम होगी, मेरा साहब अक्षीय लेंथ क्या होगा? अक्षीय लंबाई साहब अधिक होगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जब पोल भी कम, अक्षीय लंबाई भी कम, आपका शोर भी क्या होगा साहब? कम होगा। शोर भी क्या होगा? कम होगा। और जब इतनी सारी चीजें होंगी तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा साहब? उच्च हो जाएगा। और ऐसा वाला क्या कहलाता है? सिलिंड्रिकल टाइप का रोटर कहलाता है। और सिलिंड्रिकल को ही क्या कहते हैं? नॉन साइलेंट कहते हैं। इसमें उथला हुआ भाग बिल्कुल भी नहीं होता है। जवाब कौन सा दे दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहब, नॉन साइलेंट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यहां इसकी बदले सिलिंड्रिकल लिखा रहता तो उसी को हम लोग लेकर आगे बढ़ जाते साहब, है कि नहीं है? आइए साहब जी नॉन साइलेंट पोल जो है यह आपकी क्या होती है? गति इसमें ज्यादा होती है और मेरा साहब पोल की संख्या भी कम होती है। कह रहा समान प्रकार के अल्टरनेटर जो एक दूसरे अल्टरनेटर के साथ पैरेलल में चल रहा है उसके स्टीम का सप्लाई बढ़ा देते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या कह दिया साहब जी? स्टीम का सप्लाई हमने बढ़ा दिया है। जब स्टीम का सप्लाई बढ़ाते हैं तो जानते हैं क्या फायदा होगा? स्टीम का सप्लाई जब बढ़ाते हैं इससे क्या होता है? ध्यान रखिएगा साहब जी, हमारा लोड जो है अधिक भाग को पावर सप्लाई करेगा। स्टीम की सप्लाई बढ़ाने के साथ नेचुरल रूप से आपका क्या होता है? प्रेशर भी बढ़ा। प्रेशर जब बढ़ा तो निश्चित रूप से गति में भी क्या होता है? व्यापक परिवर्तन होता है। गति में जब बदलाव आई तो उसकी वजह से मेरा क्या होता है? आउटपुट में भी सप्लाई क्या होती है? आउटपुट में वोल्टेज क्या होती है? उसमें भी वृद्धि हो जाती है। यानी स्पष्ट रूप से विल सप्लाई ग्रेटर पावर टू द लोड, ये ज्यादा पावर लोड को देने लग जाएगा। जनरेटर में पायलट एक्साइटर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पायलट एक्साइटर किस उद्देश्य से प्रदान किया जाता है? कुछ लोगों को याद होगा, यह क्वेश्चन कहीं पे टकराया भी होगा आपको। ध्यान रखिएगा साहब, यह जो पायलट एक्साइटर है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके मेन एक्साइटर के पोल को एक्साइट करने के लिए। पायलट जो होता है ये क्या होता है? सपोर्टर होता है साहब, समझे कि नहीं? यानी आपका जो मेन पोल है उसमें ध्यान रखिएगा, मुख्य उत्तेजक का जो पोल है उसको एक्साइट करने के लिए पायलट एक्साइटर। अब मुख्य उत्तेजक आपका कौन है? डीसी शंट जनरेटर है। अब इस डीसी शंट जनरेटर का भी तो आपका फील्ड कॉइल है, उसकी एक्साइटेशन का जिम्मा किसके ऊपर रहता है? पायलट एक्साइटर के ऊपर रहता है। इसीलिए हम आंसर सी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए विद्यार्थी जी, आखिर डीसी जनरेटर जो आपका साहब पावर उत्पादित कर रहा है उसमें भी तो फ्लक्स उत्पादन करने के लिए आपको सप्लाई देनी पड़ेगी ना। सेल्फ एक्साइटेशन का मेथड अगर है तो उसके लिए भी तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो वह जो रिक्वायरमेंट होती है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसका काम यह करता है। अगला, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज की जाती है? फटाफट बताइए। डैम्पर वाइंडिंग सभी लोगों को मालूम है, कहां इंस्टॉल करते हैं साहब? है ना, कहां इंस्टॉल करते हैं? बिल्कुल पोल फेस पर। यहां हम कॉपर का सरिया जो है टुकड़े टुकड़े में लगाने का काम करते हैं और इसके वजह से दो फायदा होता है। पहला तो हंटिंग की समस्या दूर हो जाती है और दूसरा अगर आपका क्या हो जाए, सिंक्रोनस मोटर रहे तो वहां पर साहब स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने में मदद मिलती है, उसको सेल्फ स्टार्टिंग करती है। इस दिए गए प्रश्न का उत्तर आप क्या दीजिएगा? व्हाट शुड बी राइट आंसर? सी नंबर देंगे। क्या दे देंगे? हंटिंग को रोकने के लिए। प्रत्यावर्तक की तीव्र गति और अति गति से सुरक्षा किसके द्वारा होता? ओवर स्पीड से सुरक्षा साहब जी जल्दी बताइए, कौन करता है? गवर्नर करता है। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा भी है। गवर्नर किसका काम करता है? ओवर स्पीड से सुरक्षा करने का काम करता है, स्पीड नियंत्रण का काम करता है। अगला प्रश्न है,
दो अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सा फैक्टर समान होना चाहिए? पावर समान होना बहुत जरूरी नहीं है, पावर फैक्टर का समान होना बहुत जरूरी नहीं है, अत्यंत आवश्यक है साहब RYB का समान होना, फेज सीक्वेंस का समान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरे नंबर पर विद्यार्थी जी फ्रीक्वेंसी का समान होना क्या है? आवश्यक है। इसी सब को चेक करने के लिए सिंक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और सिंक्रोस्कोप में जब नीडल मेरा स्टैटिक होता है, अस्थिर होता है, तो हम मान लेते हैं कि सारा सिस्टम बैलेंस्ड है और फिर आप सप्लाई को जोड़ने का काम कर देते हैं बस बार से या फिर अल्टरनेटर से, दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। आगे पीछे रहता है तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच रहती है, इसलिए हम लोग थोड़ा बचने का काम करते हैं। सबसे अच्छा तुल्यकालन किससे प्राप्त होता है? तो सिंक्रोस्कोप मेथड से प्राप्त होता है। लेटेस्ट एडवांस तरीका वही है, समझ गए कि नहीं? डार्क लैंप मेथड से बढ़िया कौन होता है? ब्राइट लैंप मेथड होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जनरेटर द्वारा उत्पादित वोल्टेज की आवृत्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो साहब जी आवृत्ति का संबंध देख लीजिए किससे है साहब? NS के साथ मेरा क्या है? आवृत्ति समानुपाती है कि नहीं है? NS बराबर क्या होता है? 120 F/P होता है। यहां से तो आपको मिल गया फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, यानी गति आप बढ़ाइएगा तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन यहां हमको मैच कर नहीं रहा है। यहां पर आप किसके साथ आगे बढ़िएगा? एक और चीज देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो N × P/120 होता है, यानी मेरा फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती हो गया साहब? पोल के समानुपाती हो गया। क्या हो गया? पोल के समानुपाती। और फ्रीक्वेंसी मेरा स्पीड के भी समानुपाती है। ये दो राशि आपके पास आ गई है। इसमें कौन सी ऐसी विधि है जहां पर आप देख रहे हैं या तो मेरा गति में परिवर्तन हो सकता है या नहीं तो मेरे पोल में परिवर्तन हो सकता है? दोनों में जरा सोच के बताइए। कहां पर साहब? गवर्नर को संयोजित करके, गवर्नर को जब समायोजित करते हैं तो हम स्पीड को क्या कर सकते हैं? अपने जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और जब स्पीड को हमने उस हिसाब से बढ़ा लिया तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी नेचुरली बढ़ जाएगा। बाकी इस सब से कोई फर्क खास करके फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। बात है सिंपल, लेकिन उसको घुमाया गया है साहब, ये ध्यान रखिएगा। दो अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहे हैं, किसी अल्टरनेटर के एक्साइटेशन को यदि बदल दिया जाए तो क्या होगा? अगर एक्साइटेशन को साहब जी हम बदल देते हैं तो बताइए क्या स्थिति पैदा होगी? यदि आप एक्साइटेशन को बदलते हैं तो एक्साइटेशन किस पर निर्भर करता है? एक्साइटेशन पर साहब जी निर्भर करता है मेरा पावर फैक्टर। आप जानते हैं ओवर एक्साइटेशन होगा तो क्या हो जाएगी? पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगी। ये अल्टरनेटर है, लैगिंग हो जाएगी। अंडर होगा तो क्या हो जाएगी? लीडिंग हो जाएगी। और नॉर्मल में साहब क्या हो जाएगी? यूनिटी हो जाएगी। इसीलिए पढ़े लिखे विद्वानों किस पर आप जाइएगा? हमारी क्या परिवर्तित हो रही है? पावर फैक्टर के मान में परिवर्तन हो जाएगा। बाकी एक्साइटेशन बदलने से और चीजों पर असर नहीं पड़ेगा। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। कह रहा 50 एम्पियर की फील्ड करंट है, शॉर्ट सर्किट परिपथ में 200 एम्पियर की फुल लोड आर्मेचर धारा और खुला परिपथ पर कितना वोल्टेज है? 1730 वोल्ट मिल रहा है। तो तुल्यकालिक प्रतिबाधा निकालना है, यानी आपको साहब ZS निकालना है, इंपीडेंस। ZS क्या होता है साहब? कहां गए? कलाकार ने आया है आज? हाँ चलिए, ZS क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज प्रति फेज बटा हो जाता है शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अब आप डाटा पुट कर दीजिए। क्या है मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज? जो दिया है वो लाइन का वोल्टेज है। अब प्रति फेज कह रहा है तो आप क्या करिएगा? VL/√3 करिएगा। और नीचे शॉर्ट सर्किट करंट आपका कितना दिया है? 200 एम्पियर दिया है। तो ऊपर में लिख दीजिए 1730/√3 आप बटा 200। कैलकुलेट करके कितना हो रहा है? 4.99 ना, 4.99 लगभग 5 ओम आ रहा है। जरा सा चेक करके देख लीजिएगा। 1730/√3 अब बटा हो जाएगा 200 फेज में बदल करके, क्योंकि लाइन दिया हुआ है। चलिए आइए सरकार आगे बढ़ें। समांतर में प्रचालित दो भाप चालित अल्टरनेटर के बीच लोड शेयरिंग साहब कह रहा कि
स्टीम ऑपरेटेड अल्टरनेटर में लोड शेयरिंग किस बात पर डिपेंड कर रहा है? तो लोड शेयरिंग डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, आपका साहब याद है प्राइम मूवर के बारे में? तो हमारी जो प्राइम मूवर होती है, उस प्राइम मूवर पर आप स्टीम का सप्लाई किस हिसाब से कर रहे हैं और उसकी संचालन गति जिस हिसाब से है, उसके आधार पर मेरे लोड का क्या होगा, शेयरिंग कहीं न कहीं डिपेंड करेगा। तो आप इस हिसाब से किसको उत्तर स्वीकार करिएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी चालक का मतलब होता है प्राइम, मूवर होता है साहब, जिसको हम लोग ध्यान रखिएगा, यह इसका काम है क्या प्रदान करना? यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना। और उस यांत्रिक ऊर्जा को कौन रिसीव कर रहा है? अल्टरनेटर। और फिर अल्टरनेटर हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता दे रहा है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। चलिए सरकार, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आइए, अल्टरनेटर में यदि वाइंडिंग को 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर शॉर्ट पिच किया जाए तो पिच फैक्टर क्या होगा? केपी बराबर होता है कॉस अल्फा बाय 2 और अल्फा कितना दिया है? 60 डिग्री। तो कॉस 60/2 कॉस 30 डिग्री कितना मान होता है? √3/, तो क्या हो जाएगा? यही ना होता है जी। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है इक्वल एरिया क्राइटेरियन। ये एक्चुअली आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया चीज हो जाता है, समझे कि नहीं? आईटीआई वाले को इक्वल एरिया क्राइटेरियन के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग इसके माध्यम से क्या करते हैं, या एक अलग स्पेशल केस होती है जब एडवांस लेवल में मशीन में जाते हैं, तो वहां पर हम लोग स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मेरा इधर जो क्षेत्र होता है, समझ गए, यह आपका स्टेबल होता है, और इधर जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। और ये चीजें आपकी क्या होती हैं, ट्रांजिएंट स्टेट की स्टेबिलिटी होती हैं। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब है साहब, ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब है कि हमारा क्षणिक, बहुत ही मतलब 1 सेकेंड का भी आप 100वां भाग में चले जाइए, ठीक है, 1 सेकेंड के भी 100वें 1000वें भाग में चले जाइए, उतने कम समय अंतराल के दौरान मशीन की परफॉर्मेंस को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके लिए हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरियन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्षणिक अवस्था की अस्थिरता, ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी को निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इक्वल एरिया क्राइटेरियन का प्रयोग करते हैं। इसको खाली आपको याद रख लेना है, गलती से अगर पूछ दिया जाएगा तो वहां पर टिक लगा देना, इससे विशेष आपको नहीं पूछा जाएगा। चलिए साहब जी, अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर के लिए इंड्यूस ईएमएफ का समीकरण ई का मान होता है 4.44, बताते चलिए साहब जी, φm f z, अगर आप यहां टी यूज करेंगे, ठीक है, तब 4.44 टी आपका केपी केडी इतना होता है। अब कह रहा है कि किसका काम हो रहा है, तो क्या क्या चीज यहां यूज में आ रही है, केपी फॉर्म फैक्टर गलत साहब जी, ठीक है, फॉर्म फैक्टर गलत, पिच फैक्टर गलत है साहब, पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, केपी और केडी आ रहा है। और आप जानते हैं ना, केपी केडी के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, केडब्ल्यू कहते हैं, या आपका क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर होता है। क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर होता है। इन दोनों पर यह डिपेंड कर रहा है। और सबको याद है, फुल पिच वाइंडिंग होगी तो केपी का मान 1 होगा, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी केपी 1 से कम होगी। अगर साहब जी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी 1 होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के दौरान इकाई शक्ति गुणक के साथ आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव मुख्य फ्लक्स पर कैसा होता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आर्मेचर फ्लक्स अगर आपका यूनिटी पीएफ है तो यूनिटी पीएफ पर कैसा होता है, भटकाने वाला होता है। कैसा होता है,
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है साहब। कैसा होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। तो यहां पर देख लीजिए कौन सा उत्तर आप लेकर चलिएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, यानी आपको हल्का सा डाइवर्ट करता है। क्या करता है? डाइवर्ट करता है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का मतलब है डाइवर्ट कर देना। लीडिंग रहेगी तो वैसे केस में क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइजिंग होगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेरण जनरेटर यानी इंडक्शन जनरेटर डैश की आपूर्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। किसको सप्लाई देने के लिए बेहतर माना जाता है? दिमाग लगाइए साहब, क्या जवाब दीजिएगा? व्हाट शुड बी राइट आंसर? हम प्रेरण मोटर के माध्यम से प्रेरण जनरेटर आपका कह रहा है इंडक्शन जनरेटर के माध्यम से किसको आप सप्लाई दीजिएगा? रजिस्टिव लोड को, इंडक्टिव लोड को, तीनों को, किसको दीजिएगा? व्हाट शुड बी राइट आंसर? हमेशा याद रखिएगा साहब, किसकी आपूर्ति के लिए? कैपेसिटिव लोड के लिए। ठीक है, हम इंडक्शन जनरेटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? कैपेसिटिव लोड के लिए करते हैं। समझे कि नहीं? इंडक्टिव लोड की आपूर्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, कैपेसिटिव लोड को यह क्या करता है? बेहतर माना जाता है। स्पेशल केस है इंडक्शन जनरेटर, यह तभी प्राप्त होगा जब आपका स्पीड सिंक्रोनस से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, यानी आपका सुपर सिंक्रोनस गति हो जाए, तब यह उत्पन्न होती है। और उस समय में जो हमारी स्थिति बनती है, इंडक्टिव के लिए सुटेबल पावर नहीं मानी जाती है। वो किसके लिए मानी जाती है? कैपेसिटिव के लिए मानी जाती है। हालांकि इंडक्टिव पर भी प्रयोग करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इसका बढ़िया नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग धारितीय ही लेकर चलते हैं। कह रहा खांचा प्रतिपोल के एक अविभाज्य संख्या का किसी अल्टरनेटर में प्रयोग प्रायः डैश में किया जाता है। यानी इंटीग्रल नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल आप क्यों यूज करते हैं विद्यार्थी? जल्दी बताइए। कह रहा है इंटीग्रल अभाज्य संख्या, आपको मैंने सेवरल टाइम बताया है, क्या मेरा एक समान नहीं होना चाहिए? स्टेटर रोटर का पोल आमने सामने पैरेलल नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। तिरछा क्यों करते हैं? ताकि हमारा हार्मोनिक्स क्या हो जाए? रिड्यूस कर जाए। यहां भी क्या कह रहा है? अविभाज्य संख्या और अल्टरनेट रखते हैं, परिवर्तित रखते हैं, बदल कर रखते हैं, कभी भी इवन नंबर नहीं होता है। उसका भी मुख्य एकमात्र उद्देश्य वह क्या है? वेव फॉर्म से हार्मोनिक्स को हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।